नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जितने भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं उनका भैया बहुत बहुत स्वागत है। जो भी साथी हमारे परिवार में नए जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन भी है। उनसे विनम्र निवेदन है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएं। भैया पहला पार्ट, दूसरा पार्ट हमने कोशिका का यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल सब कुछ बता रखा है। भैया आराम से उसको पढ़िए, तब ये समझ में आएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है, आप जो कमेंट करते हैं ना, प्लीज़ आपसे मेरी बात पर ध्यान दें। आप सेशन अपलोड होने के बाद, क्योंकि ये बिल्कुल लाइव नहीं है, ये कमेंट आपके नहीं भैया रहते हैं। अब जो भी साथी कल देखेगा, आपने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, वो दिखेंगे ही नहीं, वो भैया बिल्कुल नहीं रहते हैं ये वाले। तो आप प्लीज़, आपसे विनम्र निवेदन है, इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, आप मान लीजिए। आप इतने समझदार हैं, मुझे आशा है कि मानेंगे। आप भैया अपलोड होने के बाद 5 मिनट बाद कमेंट भैया प्यारे प्यारे जैसे भी कर रहे हैं, लाइक डिसलाइक सब कुछ कर देना। आइए सर, शुरू करते हैं आज का सेशन धमाकेदार तरीके से। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने अच्छे से देखा है तो बताना। कल जितना भी हमने सेल में कुछ पढ़ा था, माल मसाला, क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले गुरुदेव हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी। हमने कहा हाँ, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहती है, जरा देखिए। ये एक सिक्योरिटी है इसकी कोशिका की, जिसे आकार देती है। ये गेट पर खड़ी है, ये बताएगी कौन अंदर आएगा भैया, कौन बाहर जाएगा। जिसकी जरूरत है केंद्रक को वो तो बाहर आएगा, अंदर आएगा। जिसे नहीं है भैया बाहर निकाला जाएगा। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ये भैया आराम से बताती है कौन जाएगा कौन आएगा। ठीक है। इसके बाद हमने बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद भैया हमने बताया था अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है। ये आरएनए का संश्लेषण करता है, जो कोशिका विभाजन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बताया था उसी के अंदर डीएनए आता है, जो भैया क्रोमेटिन के धागे किससे बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। हम सारा कुछ पढ़ेंगे, सिर्फ डीएनए नहीं पढ़ेंगे, डीएनए हम अलग पढ़ाएंगे। अभी यही सारा कुछ चर्चा करेंगे। हमने बताया था इसके चारों तरफ न्यूक्लियर पोर होता है, और इसे भैया सबको मिला करके हम न्यूक्लियस केंद्रक कहते हैं। इसके चारों तरफ केंद्रक के हमने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसे हम ईआर कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह ईआर 2 प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब खुरदरी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका। ये जो खुरदरी जालिका होती है, इसी के चारों तरफ भैया इसके जो राइबोसोम चिपके होते हैं, उसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पता होना चाहिए आपको, इसी ईआर के अलग भैया इसी में माल मसाला में साइटोप्लाज्म में डला होता है गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी भैया क्या करता है, परिवहन का काम करता है। किसी भी कोशिका को ऊर्जा की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, आराम से देता है। गोल्जी बॉडी क्या बनाता है, लाइसोसोम बनाता है, जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। एक एक करके हम चर्चा करेंगे सभी पर मेरे प्यारे साथियों। लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहते हैं। ये सब काम आपको बताया था मैंने। लाइसोसोम भैया आराम से दफना देता है, कह देता है केंद्रक का ऑर्डर है भैया, आराम से जो भी मर जाएगा हम दफना देंगे। हमने बताया था इसी के बाद भैया वैक्यूल पड़ा होता है, जिसे हम रसदानी कहते हैं। रसदानी में पानी होता है। 1% पानी कमी होने पर प्यास लग जाती है, 10% होने पर निकल जाते हैं। ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसे हम पावर हाउस कहते हैं। इसमें 38 एटीपी के बराबर एक भैया बिल्कुल ग्लूकोज का अणु बनता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बताया था ये जो जाल बिछा है ना, इसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। इस वाले को माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। अब तो याद हो गया होगा, तो थम्स अप कर दीजिए। माइक्रोफिलामेंट के बाद मैंने बताया था माइक्रोट्यूब लाएंगे। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंटरमीडिएट फिलामेंट आता है। इन तीनों को मिला करके साइटोस्केलेटन कहते हैं, जिसे कोशिका का कंकाल कहते हैं, कोशिका का पंजर कहते हैं। मैंने बताया था एक तारक काय होता है, जो कोशिका के विभाजन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। याद रख लेना, तारक काय सेंट्रोसोम कहते हैं, हिंदी इसकी तारक काय है। आइए सर, चर्चा करते हैं एक एक करके। कोशिका झिल्ली, मेरे प्यारे साथियों, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जरा ध्यान से समझते चलें। क्या है सेल मेम्ब्रेन, चर्चा करते हैं भैया। सेल मेम्ब्रेन आप में पेन को लेकर के बहुत ही जल्दी से सरल भाषा में, वैसे तो आधे घंटे का अलग टॉपिक है। जो आपने अभी सेल मेम्ब्रेन देखी थी, जरा इसे देखिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मैंने गोला बनाया था, इसी को आकर के मैंने यहाँ जूम किया है।
ये वाला जरा ध्यान से देखें, ये वाला पूरा का पूरा गोला, मेरी बात पर ध्यान दें, ये वाली दो लकीरें भैया ये एक तरीका से इधर है मेरे प्यारे साथियों, इसी तरीका से ये वाला गोला इधर है और ये डंडा इधर है। जरा ध्यान से देखें, इस पूरे वाले को मैंने यहाँ बनाया है हटा करके, यही दोनों तरफ लगे हैं, मतलब समझ आया सर, दो लेयर है इसकी। हमने की हाँ बिल्कुल दो लेयर है, इन दोनों को कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं, याद रख लेना, फॉस्फोलिपिड कहते हैं। बाई लेयर क्यों कहते हैं, एक लेयर ये है एक लेयर ये है। सवाल बना सर ये क्या करता है, हमने कहा गजबी बात है, अभी बताया था, जो कोशिका झिल्ली कहते हैं ना आप जिसे पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, कोशिका झिल्ली क्या कहती है, कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा भैया, मतलब आपका गार्ड है कोशिका झिल्ली, एक आकार देता है पूरी सेल को, कौन भैया अंदर कौन बाहर जाएगा, ये फॉस्फोलिपिड ही काम करते हैं। याद रख लेना, कई बार सवाल फॉस्फोलिपिड करके आया है। फॉस्फोलिपिड दो भाग हैं, जो गोला वाला भाग है मेरे प्यारे साथियों याद रख लेना, इसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। हाइड्रो माने पानी होता है, फिलिक माने लविंग होता है, लव माने प्यार होता है। सभी विद्यार्थी आई लव यू बोलते हैं, आई लव यू भैया, आई लव माई इंडिया सब करते हैं। लविंग माने प्यार होता है, प्यार मतलब किससे करेंगे, पानी से प्यार करने वाला। सर पानी से प्यार, हमने काम बताएं आपको, एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पर बताता हूँ। ये जो मैंने गोला बनाया है इसे मैंने क्या कहा है, हाइड्रोफिलिक का है, याद रख लेना, द्वारा 4 बार समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप पहली बार ये चीजें सब पढ़ रहे हैं। आपको इतना ज्ञान फ्री में नहीं कभी मिलेगा, 10,000 फीस दे करके भी जाएंगे तब भी मिल जाए तो भैया कमेंट आकर के कर देना। हाइड्रोफिलिक है ये, आप शेयर फिर भी नहीं करते हैं। हाइड्रोफिलिक पानी से प्यार करता है भैया, आपको मैंने बताया था, कोशिका के बाहर भी पानी है, कोशिका के अंदर भी पानी है। मेरे प्यारे साथियों ये जितना भी माल मसाला पड़ा है ना, इसके बीच में पानी भरा है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। बाद में चर्चा करेंगे इसी की। मेरे प्यारे साथियों ये भी पता होना चाहिए, तो ये पानी के पास लगा है, ऐसे ये बाहर वाली परत है, इधर भी पानी भरा है गुरुदेव, हमने कहा तभी तो इधर को मोह है इसका। ये पूंछ वाले अंदर क्यों है दोनों, क्योंकि यहाँ पानी नहीं है, यहाँ से तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जाता है यार पार, कौन जा रहा है भीतर कौन जा रहा है बाहर भैया, ये पानी से दूर भागते हैं, तभी तो इन्हें हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रो माने पानी होता है, फोबिक माने नफरत करना होता है किसी से, पानी से ये नफरत करते हैं भैया, हम पानी से दूर भागेंगे, हमें तो बिल्कुल तैरना आता नहीं है, याद कर लेना। ये वाला जो गोला दिख रहा है ना, जिस जगह मैं पेन चला रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, अब भी समझ में ना आए भैया इतना ज्ञान। ये वाला कंटेंट को भी देखिए, समझने वालों के लिए सारा बहुत काफी होता है मेरे प्यारे साथियों। ये आर पार होता है भैया, इसके अंदर एक पोर और पड़ी होती है, इसी पोर से भैया ये लिखा है इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, मतलब सर ये बताएगी कौन सी प्रोटीन कोशिका के अंदर आएगी। इंट्रिंसिक माने होता है अंदर आना, इंटीग्रल प्रोटीन, कोशिका सारा काम प्रोटीन का करता है, कौन अंदर कौन बाहर। हमने कहा एक बात ध्यान रख लेना, जो हाइड्रोफिलिक पड़े हैं अभी, ये हाइड्रोफिलिक है ना, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब हाइड्रोफिलिक है, इसी को 2 बार सुनना, वीडियो रिकॉर्ड है ना। ये इस हाइड्रोफिलिक के किनारे मेरे प्यारे साथियों ये छोटे छोटे से प्रोटीन होते हैं, ये छोटे छोटे से प्रोटीन को हम एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, मतलब एग्जिट माने बाहर होता है ना। ये वाले भैया बताएंगे प्रोटीन कौन सी प्रोटीन कोशिका से बाहर जाएगी, दोबारा सुने, एक्सट्रिंसिक जिसे पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, ये बताएगी कोशिका से कौन सी प्रोटीन बाहर जाएगी जो राइबोसोम ने बना कर रखी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और इंट्रिंसिक कहेगी कौन सी अंदर आएगी कोशिका के भैया बाहर से। और इसी को भैया 2 भागों में बांटा गया है, जो फोस्फोलिपिड्स पढ़ा था अभी, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कहते हैं। आइए सर, ये एक अर्ध पारगम्य सजीव झिल्ली है, पादप और तथा जंतु कोशिका में पाई जाती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, कुछ ही पदार्थों को बाहर या भीतर आने की अनुमति देती है, सबको अलाउ नहीं है भैया, मंत्री जी का ऑर्डर है केंद्र का, कोई नहीं आएगा जिससे हमारे संबंध है वो ही भीतर अंदर जाता है, आपको पता होना चाहिए। केंद्र है ना, गवर्नमेंट की सरकार है भैया, हर कोई नहीं मिल सकता है, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है, याद रख लेना, कोशिका को यही तो रूप देती है सबसे ज्यादा। इसे सबसे पहले कार्ल नगेली तथा सी कार्मर ने देखा था, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है भैया।
1972 में सिंगर व निकोलसन आए। इन्होंने एक संबंध, एक मॉडल दिया था जिसे हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था, याद रख लेना। आइए एक फोटो देखिए भैया, 3D आकृति देखिए इसकी। मैंने अभी बताया था ये जो येलो येलो दिख रहे हैं, मैंने बताया था 2 लेयर होता है। वैसे तो 3 परत होती है, एक बीच वाली, एक ये येलो येलो ऊपर वाले, एक येलो येलो नीचे वाले। जरा देखिए, यही गोला बनाए थे मैंने। मेरे प्यारे साथियों, आग लगा देंगे हम। ये वाले गोला बनाए थे, इन्हें हम क्या कहेंगे बताओ अब? हाइड्रोफिलिक कहेंगे। हम सब करिए, इतनी बात समझ में आई? हाइड्रोफिलिक भारे सिर को कहते हैं। और भैया मेरे प्यारे साथियों, ये वाले जो डंडा खींचे हैं इसे हाइड्रोफिबिक कहते हैं। ऊपर वाले को हाइड्रोफिलिक कहते हैं, और ये जो पूंछ वाली लटक रही है इसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं, क्योंकि ये पानी से नफरत करते हैं, पानी से दूर भागते हैं। ऐसे ही 2 लेयर थी, मैंने बताया था। ऐसे ही नीचे वाले, ये पीले वाले को क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलिक कहेंगे। और नीचे वाली को पूंछ को क्या कहेंगे? देखिए, इमेज करिए, मैंने अभी चित्र बताया था, हाइड्रोफोबिक कहेंगे। मैंने बताया था एक आर पार भैया एक डली है, क्या मैंने बताया था? एक भैया प्रोटीन डली है जिसमें एक पोर पड़ी रहती है। ये भैया पोर बिल्कुल देखिए, जिसे इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। ये बताएगी कि कौन सी प्रोटीन कोशिका के अंदर आएगी। मैंने बताया था पेरिफेरल प्रोटीन होती है, ये बताएगी, देखना। इसी हाइड्रो भैया फिलिक के पास है, नीचे वाली हाइड्रोफिलिक के पास है। ये बताएगी कि कौन सी प्रोटीन कोशिका से बाहर जाएगी। अब भैया याद कर लेना और वाली चीजें, ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है और ये कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल का बहुत योगदान है, ये बताता है कोशिका को जरूरत है तब प्रोटीन आनी चाहिए, कोशिका को जरूरत नहीं है। मंत्री जी से अभी कोई मिलने की जरूरत नहीं है भैया। ऐसा काम कौन करेगा? कोलेस्ट्रॉल करेगा। ग्लाइकोलिपिड ये सब प्रोटीन का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब पढ़ लेना, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। जब कोई बाहरी पदार्थ अंदर आता है, जब कोई मंत्री जी से मिलने आता है ना, उसे एडोमाइटोसिस कहते हैं भैया। जब कोई मंत्री जी से मिलकर के बाहर अपने घर जाता है उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एग्जिट कर रहे हैं, उसे बाहर कर रहे हैं। कोई तरल कोई पदार्थ भैया, दुबला पतला इंसान आता है ना, उसे हम पिनेकोसाइटोसिस कहते हैं। जब कोई भैया तगड़ा इंसान आ जाए मंत्री से मंत्री मिलने तो उसे पेनोसाइटोसिस कहते हैं। ये 2 वाले आपको याद रख लें, ये भैया तरल और ये कठोर याद नहीं रखने हैं मेरे प्यारे साथियों। इतना ज्ञान आपको मिल जाए भैया तो बता हमको भी दे देना। सेल बॉल बताया था, उसके बाद कोशिका भित्ति भी पढ़ाएंगे, क्योंकि हम आपको अभी जंतु कोशिका और भैया पादप कोशिका दोनों लेकर के चलना है। यह सामान्यतः पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। हमने कहा हाँ, तभी तो भैया एक पॉलीथीन में सामान नहीं तो डबल पॉलीथीन मांगते हैं ना। कुछ जंतु कोशिकाओं में भी होती है। हमने कहा कवक नहीं देखा है, नीले हरे शैवाल, कुछ बैक्टीरिया है। शैवाल और हरित वाले को सेल्यूलोज से बनी होती है। जीवाणु और कवकों वाली कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। कीट और भैया यीस्ट वाली काइटिन से बनी होती है, याद कर लेना। कुछ पादपों की कोशिकाओं में भित्ति जो है ना, वो सेल्यूलोज के साथ साथ लिगानिन भी पाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, लिगानिन क्या होता है? लिगानिन पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है भैया, गति प्रदान करता है। आइए सर चलते हैं अपने केंद्रक पर। देखिए, इमेज करिए उसी फोटो को जो मैंने ड्रॉ किया था। हमने पहले मेम्ब्रेन पढ़ा दी, फिर हमने आराम से आपको भित्ति भी पढ़ा दी। अब हम कहां पर आएंगे? केंद्रक पर आएंगे मेरे प्यारे साथियों। केंद्रक में मैंने बताया था आपको, क्या बताया था भैया? न्यूक्लियोलस होता है, याद करिए, जिसे हिंदी में केंद्रिका कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। इस केंद्रक की खोज, पूरे केंद्रक की खोज बता रहा हूं मैं, पूरे केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक में क्या क्या आता है? न्यूक्लियोलस भी आता है, न्यूक्लियर पोर भी आता है, डीएनए ईएनए सब आता है कि नहीं, बताया था मेरे प्यारे साथियों। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रिका यही आ गया भैया, न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसकी खोज 1891 में फोंटेना ने की थी, जबकि ब्रॉडमैन ने इसका नाम दिया था। केंद्रिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आरएनए का संश्लेषण करना। डीएनए आरएनए अलग पढ़ाएंगे। और साथ ही केंद्रिका कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इतना डिटेल में ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि कोशिका विभाजन की शुरुआती भैया केंद्रिका विभाजन से होती है। बताएंगे ना कैसे होती है, दिखाएंगे भी पिक्चर भैया जब कोशिका विभाजन पढ़ाएंगे।
याद रख लेना, ये सवाल हमने बिल्कुल छाप दिया आपके लिए। जो क्रोमेटिन देख रहे हैं ना आप, मैंने अभी बताया था भैया ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर होता है। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, बताना उस केंद्रक के चारों तरफ क्या पड़ा था, बताओ थम्स अप करके। सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा था। हमने कहा जिसे हम क्या कहते थे, अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते थे। तब आपके माइंड में जरूर आया सर ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। हमने कहा रफ को क्या कहते हैं, इसे भैया खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, इसे चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। हिंदी वाले भैया लिख लो आप, ठीक है। ये वाली भैया याद रख लेना, इसकी जो डिस्कवरी की थी मेरे प्यारे साथियों 3 वैज्ञानिकों ने की थी। तीनों नाम याद रख लेना क्योंकि अलग अलग आते हैं। कभी तो पोर्टर साहब आ जाते हैं, कभी ये भैया बेरेट्टी साहब आ जाते हैं, कभी ये पेलाइडी साहब आ जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों जो भी नाम आए लगा देना आप। भैया पोर्टर कई बार आया है और ये पेलाइडी भी आया है, तीनों नाम आपको याद रख ले हैं भैया। अब इसे देखें जरा, मैंने बताया था न्यूक्लियोलस होता है, ये छुट्टा सा दिख गया। अब भी याद ना हो तो भैया ये माइंड में वेब छाप लो ना जनाब। मेरे प्यारे साथियों मैंने बताया इसी न्यूक्लियोलस के किनारे ये पूरा का पूरा भैया न्यूक्लियर पोर होता है। उसके बिल्कुल केंद्रका के चारों ओर भैया न्यूक्लियर के चारों ओर ईआर होता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक खुरदरा एक चिकना। एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। मेरे प्यारे साथियों जो रफ होगा ना, जब कोई चीज खुरदरी होगी उसी पर तो कोई चीज आकर के चिपकेगी, बताना। जब ये खुरदरी है इसी पर राइबोसोम चिपकते हैं। इन्हीं राइबोसोम को भैया हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ध्यान से समझते चलना, यही सब कुछ हम पढ़ाएंगे। अभी इनके बाद राइबोसोम पढ़ाएंगे। मेरे प्यारे साथियों राइबोसोम जो है ना, जब प्रोटीन बना लेते हैं तब इसी ईआर से पूछते हैं भैया ऐसा बताओ ये प्रोटीन किसको देना है, तो ये ईआर कहेगा ऐसा करना, कोशिका को और दे दे भैया, दे दे कोशिका को, बाहर ले जाने दे। यही बताता है, ईआर की मदद से काम करता है। प्रोटीन बनाता तो है, फैक्ट्री तो है, बट ईआर की सहायता लेता है। ये जो चिकनी होती है ये वसा का निर्माण करती है। अब तो रट गया होगा जब आप कुछ नहीं जानते थे पहले, यही सब कुछ लिख दिया है भैया। ये खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, इसी की सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं। सर बिल्कुल रट गया। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। निर्मित प्रोटीन को ईआर का उपयोग करके आवश्यकता के आधार पर कोशिकाओं में अलग अलग स्थानों पर भेज देता है। यह चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, यह वसा के निर्माण में महत्वपूर्ण काम करती है। अब बताइए ईआर के बाद हम क्या पढ़ेंगे जरा बताओ। सर ईआर के बाद हम राइबोसोम पढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों यही राइबोसोम है, तो क्या पढ़ेंगे, वही तो पढ़ेंगे। सर प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन बनाता है, ईआर के आधार पर भेजता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसकी खोज पेलाइडी ने की थी। बताइए है सिंपल के नहीं मेरे प्यारे साथियों। आप बताना राइबोसोम के बाद हम क्या आएगा। सर राइबोसोम जब पढ़ लिया, ईआर पढ़ लिया, अब उसी मैप को याद करें। गोल्जी पढ़ा था, गोल्जी बॉडी आई है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी मेरे प्यारे साथियों। यह एक परिवहन, या इस पॉइंट को याद रख लेना, शराबी भी उसी को कहते हैं। हमारी जीभ यदि बोल रही है तो पैर वाली सेल से कहेगा भैया कुछ शराब राब कर, तो हम जाकर के प्रोटीन इसकी जीभ वाली सर को दे दें। मेरे प्यारे साथियों ध्यान रख लेना, ये क्या काम करता है, जब हम बोल रहे हैं हमारी जीभ काम कर रही है तो पैर वाली सेल से कहेगा कि गुरुदेव बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं भैया, बहुत मेहनत करते हैं, तो भैया ऐसा कर तू कुछ शराब कर दे प्रोटीन का, हम ले जा करके आराम से गुरुदेव की जो सेल है ना जीभ वाली उसको दे देंगे। मेरे प्यारे साथियों याद रख लेना, गोल्जी बॉडी ही लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बात तो आपको अब भैया बिल्कुल डिक्टो छप रही है कि नहीं, तो मैंने आपसे निवेदन किया था वो काम कर दोगे कि नहीं भैया। इतनी मेहनत के बाद कंटेंट को देखिए, कहीं भी छपा मिल जाए, फ्री में मिल जाए भैया, पैसा से भी मिल जाए 10,000 दे करके, तो भी बता देना। गोल्जी बॉडी है, यही गोल्जी बॉडी छुट्टे छुट्टे से लाइसोसोम बनाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे बताना, क्रम से पढ़ रहे हैं कि नहीं। लाइसोसोम पढ़ेंगे। लाइसोसोम को मेरे प्यारे साथियों आत्महत्या की, इसकी खोज डी डुवे ने की थी। याद रख लेना, डी डुवे का फोटो देख लेना, भूलेंगे नहीं आप। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं। यही तो है लाइसोसोम भैया। याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। आप कहेंगे सर गजबी बात कर दी, हमने कहा ये बात तो हमने आपको पहले भी बताई थी। जो स्प्लीन होता है, जो भैया अपनी जो आरबीसी की सेल मर जाती है ना,
तब आपने देखा है आरबीसी का कब्रिस्तान हम पढ़ाएंगे तो आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आप भैया यहाँ तक आए तो पढ़ करके तो आए, सब कुछ ये पहले से ही डन है। आप बताना आरबीसी का कब्रिस्तान आपने पढ़ा है, पिलिया को कहते हैं। अब लॉजिक लगाना थोड़ा समझना, जब आरबीसी का कब्रिस्तान पिलिया है भैया, जब हमारा कब्रिस्तान कहीं होता है तो हमें दफनाया जाता है वहां पर कि नहीं, आप बताइए। ऐसे ही गोल्जी बॉडी का कौन है, ये पूरी कोशिका का, बताइए। मेरे प्यारे साथियों याद रख लेना, मैंने ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, मैंने पहले ही बताया था आरबीसी एक अपवाद है, आरबीसी का अलग कब्रिस्तान है। पूरी सेल का ध्यान रख लेना मेरे प्यारे साथियों, पूरी सेल कोई भी चीज डेथ होगी तो कहाँ दफनाया जाएगा, लाइसोसोम में। लेकिन आरबीसी का अलग कब्रिस्तान है भैया, आरबीसी की कोई भी सेल डेथ होती है तो उसे पिलिया में दफनाया जाता है। बताइए हम सब करिए, ये बात ध्यान रख लेना, आरबीसी को तभी तो पिलिया कब्रिस्तान कहते हैं, याद हो गया होगा। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, ये याद रख लेना। क्यों सर, हमने कहा एक बात बताओ, आपने देखा था वीडियो में लाइसोसोम बढ़ता गया, उसमें एक डेथ सेल आई थी, डेथ सेल खत्म हो गई थी। आपने कभी उसमें लकड़ी रखी थी क्या, उसमें आपने कभी पेट्रोल जला करके आग लगाई तो खत्म कर दिया, नहीं, उसमें एंजाइम होते हैं मेरे प्यारे साथियों, यही एंजाइम जलाने का काम करते हैं। एंजाइम का नाम पूछा गया था तो हमने भी लिख दिया है इसे, जिसने भी इस पीडीएफ को पढ़ लिया ना, घोर के घोटा लगा दिया भैया, इतना तो सिंपल मैंने याद करा दिया है, तो उसका एक भी सवाल सिंगल गलत नहीं होगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। बढ़े आगे, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, इसे भैया हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों ध्यान रहना चाहिए, इसकी खोज रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। इसमें ही श्वसन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी में क्रेब्स चक्र चलता है जो 38 एटीपी बनाता है। 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज का अणु बनाते हैं और ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तभी तो आप बताओ रेस लगाते हो तो ग्लूकोज हाल पी लेते हो, क्योंकि ग्लूकोज से तुरंत एनर्जी मिलती है। भैया अब बताना, ग्लूकोज ही डायरेक्ट पी लिया है तो उसे तो कुछ बनाना ही नहीं है, डायरेक्ट ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप कोई भी रोटी खाएंगे वो तो भैया एक कंपोनेंट पार्टिकल है, वो टूटेगा फटेगा तब कहीं ऊर्जा मिलेगी आपको, इसी वजह से तो ग्लूकोज खाते हैं। भोजन का ऑक्सीकरण करना किसका काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही डिक्टो सवाल आएगा, फिर मत कहना मैं चिल्ला चिल्ला करके कहता हूँ, वो सवाल लिखे हुए हैं सब। कोशिकीय श्वसन की सक्रिय स्थल है, श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। बत्ती जली थी कि नहीं बताओ। आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं, जरा देखना ये आंतरिक दीवार है, इसे भैया क्रिस्टी लिखा हुआ है। इसमें डीएनए भी होता है मेरे प्यारे साथियों माइटोकॉन्ड्रिया में। बढ़े आगे, सेंट्रोसोम बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे साथियों। इसकी खोज किसने की थी, तो बोबरी ने की थी, कई बार पूछा गया है। इसका प्रमुख कार्य है, सिर्फ ये याद रखना है आपको, कोशिका विभाजन है, बट हम तो आपको डिटेल में बता रहे हैं ना, आपसे प्रॉमिस किया है हमने। तारक काय के दो प्रमुख भाग होते हैं, सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर। आपने ये शब्द याद रख लिया ना, सेंट्रियोल, आपका काम बन गया, ये मान लो। क्यों सर, हमने कहा जब आप कोशिका विभाजन पढ़ेंगे सारा काम सेंट्रियोल करेगा। हमने कहा गजब बात बताएं आपको, सेंट्रियोल जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में अलग विभेदन करता है। सर कैसे करता है, हमने कहा नीचे वाली लाइन पढ़ो, सेंट्रियोल एनिमल सेल में होता है, मतलब सर जंतु कोशिका में होता है, वनस्पति में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान रख लेना, सेंट्रोजोस्फीयर पढ़ रहे हैं आप, तारक काय के दो भाग हैं, समझिए। सेंट्रोसोम जिसे हम तारक काय कहते हैं, तारक काय ने दो भाग बनाए, एक बनाया सेंट्रियोल, आप पहली बार नाम पढ़ते हैं, आप दो बार पढ़ेंगे, अब आप कोशिका विभाजन में पढ़ेंगे तो आप सपनों में याद करेंगे ये चीज। सेंट्रियोल है और सेंट्रोस्फीयर है। अब याद रख लेना, सेंट्रियोल जो है, ध्यान रखना, सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाया जाता है, तारक काय ने बनाया सेंट्रियोल, और सेंट्रोस्फीयर, द्वारा सुने, सेंट्रोस्फीयर ने बनाया सीलिया और फ्लैजेला। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, मैंने जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाई थी तब वो पूछ पढ़ाई थी ना, पूछ, वही सर पूछ कहते हैं, उसे फ्लैजेला कहते हैं। सवाल बना सर सीलिया क्या होता है, हमने कहा भी दिखा रहे हैं। ये किसका काम करते हैं भैया, फ्लैजेला का निर्माण कौन करता है, सेंट्रोस्फीयर करता है, जिसे भैया कसाभिका कहते हैं हिंदी में मेरे प्यारे साथियों, जो जंतु में पाए जाते हैं। अरे सर गजब ही काम कर दिया। हमने कहा हाँ भैया एक सेकंड रुक जाओ तो आप और काम हम कर दें आपके लिए। क्या भैया रुक जाएं, मेरे प्यारे साथियों ये गति करते हैं। हमने कहा गति देते हैं आपको, हमने कहा हाँ भैया गति प्रदान करते हैं। मेरे प्यारे साथियों ये पता होना चाहिए आपको, क्या पता होना चाहिए,
आगे बढ़ जाएं। सीलिया और फ्लैजेला आपको बताएं सर, देखिए फोटो में आकर के। सीलिया क्या है, ये इसकी दीवार पर जो आपको दिख रहा है ये ग्रीन 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 ग्रीन, ये पूरा का पूरा भैया इसे हम सीलिया कहते हैं। सर ये क्या है, हमने कहा ये जो इसकी पूंछ दिख रही है इसे हम फ्लैजेला कहते हैं। यही फ्लैजेला कोशिका विभाजन में भैया हम दिखाएंगे वीडियो से कैसे होता है। कोशिका विभाजन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है मेरे प्यारे साथियों, ये पैरामीशियम में होता है। आइए जरा देखिए, पैरामीशियम में ये किनारे किनारे पर छोटे छोटे से जो दिख रहा है ये सीलिया लिखा है। अब आपके समझ में आ गया होगा, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। यह भी याद रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब पैरामीशियम आ ही गया है तो पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। हमने कहा ये प्रजनन की क्रिया कैसे करता है, जरा ध्यान दें। जैसे हम महिला और पुरुष होते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये जब प्रजनन की क्रिया हमारी जब संतान बनती है तो महिला और पुरुष के संबंध उससे बनती है मेरे प्यारे साथियों। अब जब एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव का कैसे होता है भैया, ये तो एक कोशिकीय है। हमने कहा इसका जो प्रजनन होता है, इसी भैया याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं, कोशिका इसी की विभाजन से ही होता है। कोशिका विभाजन से हमने कहा भैया एक कोशिकीय है, इसी वजह से इसकी ये सीलिया इलिया से ही काम बना देता है। ये सीलिया जाकर के दूसरे में फट करके अलग हो जाते हैं। हम दिखाएंगे मेरे प्यारे साथियों कैसे काम बनता है इसका। ये है भैया क्या, क्लेमोडोमाइनोसिस। यही भैया जो इसकी पूंछ दिख रही है ना, ये पूंछ फ्लैजेलम है, इसे ही फ्लैजेला या भैया फ्लैजेलम कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। बड़े ये वैक्यूल्स है, रिक्तिकाएं कहते हैं। हमने बताया था ये रसधानी कहते हैं हिंदी में, भैया हम हिंदी लिख देते तो और अच्छा होता, रसधानी। ये क्या होता है रसधानी, हमने कहा गुरुदेव रसधानी है ना, ये पानी भरा रहता है इसमें। ये भैया कम से कम शरीर का 65% पानी इसी में होता है। 1% पर प्यास लग जाती है, 10% हो जाएगा तो हम निकल जाएंगे। ये भैया पादपों में बहुत ज्यादा होता है। अब बताइए, आपसे सवाल पूछा जाए कि जंतु कोशिका में पादप कोशिका में अंतर बताएं, क्या आप थम्स अप करके बता सकते हैं? आप सपने में आज सोचना जा करके कि सर ने बताया था जंतु कोशिका मतलब हम भी आएंगे उसमें, पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधे भी आएंगे, मतलब हम में ये जो है ना रिक्तिकाएं छोटी होती हैं। अंतर देखिए, पेड़ पौधों में बहुत ज्यादा होती हैं। अंतर देखते चलना मेरे प्यारे साथियों। सेंट्रियोल अभी बताया था, सेंट्रियोल किस में होता है, एनिमल, एनिमल का मतलब जंतु में होता है, पादप में नहीं होता है। ये एक अंतर लिख सकते हैं, ऐसे आप अंतर लिखा करें, ऐसे ही सारे अंतर इकट्ठा कर लेंगे आप मेरे प्यारे साथियों। ध्यान रखना, आगे ये बात भी देखना, इसमें लवक भी पाए जाते हैं भैया, ये याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो भी जानते हैं। एक ये भी भैया बिल्कुल आप इसमें अंतर कर सकते हैं, लवक किसकी कोशिका में पाया जाएगा, लवक भैया पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। याद रख लेना, कितने 3 अंतर मैंने बता दिए। देखिए, पेड़ पौधों में लवक पाया जाएगा, पेड़ पौधों में रसधानियां बड़ी पाई जाएंगी, पेड़ पौधों में कोई सेंट्रियोल नहीं पाया जाएगा, हम में भैया सेंट्रियोल पाया जाएगा, हम में रसदानियां छोटी होंगी, हम में कोई लवक ही नहीं होगा, क्योंकि हम कोई पत्ती फत्ती थोड़ी नहीं है जो हरा होंगे। अब आइए सर लवक पर चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा कोशिका का अंग क्या कहलाता है, प्लास्टिड कहलाता है। यही सवाल पूछा गया था। ये 3 प्रकार का होता है। हमने कहा एक होता है हरित लवक जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इतना ज्ञान भैया समझने वालों के लिए इशारा काफी होता है। हरित लवक कितना आप सजो करके कभी कॉपी पर लिख लेना, इसे गारंटी है, आप इसे ही छाप लें कॉपी पर ऐसे ही भैया रफ से, मैं गारंटी दे सकता हूं, आप ऐसा सजा करके तो कभी नहीं लिखेंगे भैया। हरित लवक भोजन का निर्माण करता है, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सर हमने कहा जो पेड़ पौधे आप देखते हैं, सोचिए अपने पीपल के पेड़ को, ये पीपल का पेड़ भोजन बनाएगा किसके जरिए, हरित लवक के जरिए। भोजन बनाने के बाद ये भोजन कहाँ स्टोर करेगा, उसे हम अवर्धित लवक कहते हैं, इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। कैसे सर, हमने कहा जड़ जैसे भूमिगत तना होता है ना, हमने कहा याद रख लेना, हरित लवक ने भोजन बनाया भैया, अवर्धित ल्यूकोप्लास्ट ने भोजन का स्टोर कर लिया, वर्धित लवक ने उसे रंग दे दिया कि ये लाल है कि हरा है कि पीला है। आप देखते नहीं हो गाजर का रंग लाल होता है भैया, नारंगी होता है, संतरे का गाजर का रंग नारंगी, चुकंदर का कलर लाल होता है, बिल्कुल होता है कि नहीं मेरे प्यारे साथियों बताएं।
किसी भी जो आप कलर देखते हैं ना हर चीज का, टमाटर का कलर लाल, मिर्च का कलर हरा, ये सब भैया किसकी वजह से होता है? ये वर्णित लविक के वजह से होता है। आइए सर एक एक करके डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला नंबर हरित लवक का लेते हैं। अब तो यदि थम्स अप नहीं आया तो मनोबल भैया आप खुद जानते हैं कितना डाउन होगा। एक दिन का काम यदि होता तो हम कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे आपके लिए। हरित लवक भोजन का निर्माण करने में मदद करते हैं, मतलब ये पादप के लिए सबसे महत्वपूर्ण लवक है जो पादप की पत्तियों और तनों में पाया जाता है। देखिए जहां से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया यहीं से होती है मेरे प्यारे साथियों। पत्तियों में, पत्तियों आराम से क्रिया करती है प्रकाश संश्लेषण की और आकर के पूरा स्टोर कर लेती हैं। इसी हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। यही पूछा जाएगा डिट्टो सवाल भैया, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, हरित लवक को कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों याद रख लेना, हरित लवक है ना, हरित लवक को भैया बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, भूल जाएंगे आप, मुझे ऐसी आशा है, दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। अबरडी लवक क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये रंगहीन तथा अनियमित आकार के होते हैं सर, मतलब रंग नहीं देते, ये रंग से बिल्कुल हीन है। कहाँ होता है? हमने कहा ये पादप के उन भागों की कोशिका में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं। अब बताइए थम्स अप करके मेरे प्यारे साथियों, सूर्य का प्रकाश पेड़ के किस भाग को नहीं मिलता है? क्या जड़ को सूर्य का प्रकाश मिलेगा? न मिलेगा। भूमि के अंदर जो तना होगा उसे मिलेगा? न मिलेगा। क्या होता है तना? ये बताएंगे, चुकंदर उकंदर वाला काम। जैसे भैया हमने कहा स्टार्च, प्रोटीन, वसा आदि का भैया ये खाद्य पदार्थ का संचय करता है। जब ये भैया सूर्य का प्रकाश नहीं लेता है, सूर्य का प्रकाश जो लेगा ना, ऊपर वाला सूर्य का प्रकाश लेता है तो ये भोजन बना लेता है, हमने की बिल्कुल फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, ये आराम से स्टोर कर लेते हैं भोजन को भैया। ये अवर्डी लवक 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रख लेना मेरे प्यारे साथियों। ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं। आइए चर्चा करते हैं बेहतरीन तरीका से भैया। अब तो थम्स अप नहीं बनाना, आप जानते हैं मनोबल को भैया। इतना काम करने के बाद प्लास्टेड मैंने कभी नहीं कहा है आपसे, आप सेशन को दम लगा करके शेयर नहीं करते हो। देखिए मैंने बिना चर्चा किए हुए, अब मैं खत्म होने पर है सेशन तो चर्चा कर दे रहा हूं आपसे। मैंने बिना बोले भैया बिल्कुल आपको कंटेंट बताया, तब भी आधा घंटा लगाया है। आप बहुत साथी कहते हैं लंबा सेशन है, उन भैया वो विद्वान लोग हैं, उन्हें पता है लंबा सेशन है, वो विद्वान है पहले से ही, उन्हें पता है क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। वो पढ़ने वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, इसे भैया आत्महत्या की थैली करते हैं, तभी तो वो सपने उनके ज्यादा पूरे होंगे। लवक कितने प्रकार के बताए मैंने? देखो क्रोमोप्लास्ट बताया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के 3 भाग, एमिलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। एमिलोप्लास्ट क्या करता है? स्टार्च को स्टोर करेगा, मैंने बताया अभी, देखिए इस पर फोटो पर। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये तो भोजन बनाएगा। क्लोरोप्लास्ट ये वाला देखो हरा हरा दिख रहा है ना मेरे प्यारे साथियों, थम्स अप करिए। अब ये हरा हरा है, इसका मतलब ये पत्तियां हैं। पत्तियां सूर्य की रोशनी में आती हैं। ये सूर्य की रोशनी में पेड़ पौधे कौन से भोजन बनाएंगे बताना? सूर्य की रोशनी से बनाते हैं। जब ये पत्तियां हरी हैं तो ये सूर्य की रोशनी में है, ये भोजन बनाएंगी। हमने कहा फिर स्टोर कौन करेगा? आपको दिख रहा है ना ये बिल्कुल रोटी सा, ये स्टोर करेगा। ये 3 प्रकार से अलग अलग स्टोर करता है। ये कहता है जो भी स्टार्च आएगा उसे हम एमिलोप्लास्ट में रखेंगे, जो भी वसा आएगा उसे एलियोप्लास्ट में रखेंगे, जो भी प्रोटीन आएगा उसे हम प्रोटीनोप्लास्ट में रखेंगे भैया मेरे प्यारे साथियों। फिर ये वाला क्या करता है सर? क्रोमोप्लास्ट। हमने कहा भैया ये कलर दे रहा है, लाल पीला हरा गुलाबी, देखिए ये कहता है भैया आप रख लो हम कलर दे देंगे। क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन लवक होता है। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? गाजर का रंग लाल क्यों होता है भैया बताओ? मिर्च का रंग हरा क्यों होता है? यही बताता है, लाल पीले नारंगी आदि रूपों में पाए जाते हैं। मतलब सर जैसे पेड़ पौधों के फूलों में, फलों की भित्तियों में पाए जाते हैं। संतरा का रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का रंग विटामिन के कारण, फूलों में पीला रंग जिंथोफिल के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, इसी के कारण होता है। बताइए थम्स अप करिए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं मेरे प्यारे साथियों? 2 शब्द और हैं, उनको भी मैं समझा देता हूं। आइए चर्चा करते हैं। साइटोस्केलेटन बताया था, कोशिका कंकाल बताया था मेरे प्यारे साथियों, यही कोशिका कंकाल है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। ये बिल्कुल ढांचा देता है, हमारी कोशिका को कंकाल बना देता है।
मैंने बताया ये किनारे वाले पर इसे देखिए, इसे एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। ये लिखा है एक्टिन फिलामेंट, जिसे हम माइक्रो फिलामेंट भी कहते हैं। ये वाला क्या काम करता है जरा ध्यान से देखें। ये वाला मेरा पेन चल रहा है, ये माइक्रो ट्यूबल्स होते हैं। ये वाला बीच वाला मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो हरा दिख रहा है, ये वाला बिल्कुल ये वाला मेरा पेन देखिए, इसे इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर के साइटोस्केलेटन कहते हैं। थम्स अप करिए इस बात के लिए। अब क्या रह गया बताना? अब सर कुछ भी नहीं रह गया। अब एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट रह गया है जिसे सारे बच्चे गलत करते हैं। आइए उसका सॉल्यूशन हम कर देते हैं भैया, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। रख लेना ध्यान इस बात को और लिख भी लेना, छाप लेना। ये पीडीएफ यदि आपको मिल जाए ना मेरे प्यारे साथियों गिफ्ट में, बताइए पीडीएफ दें कि नहीं? थम्स अप करिए। जीव द्रव को समझे पहले। सवाल बना सर जीव द्रव, कोशिका द्रव, केंद्र का द्रव। आप भैया अब बहुत सारे द्रव्य इकट्ठे हो गए। अब हुआ डाउट आपका क्या होता है? अब बताएं आपको हम क्या होता है तगड़ा काम। देखना जरा ध्यान से मेरे प्यारे साथियों। प्रोटोप्लाज्म माने होता है जीव द्रव्य। क्या होता है सर जीव द्रव्य? हमने कहा जीव द्रव्य में भैया कोशिका का द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रिका का द्रव्य जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और भी कोई अदर सेल कंपोनेंट है, वो सारा का सारा मटेरियल किस में आएगा? कोशिक प्रोटोप्लाज्म में आएगा। दोबारा सुने इस बात को, ये सबसे बड़ा डाउट है बच्चों का। प्रोटोप्लाज्म में क्या आता है ये पूछते हैं। हमने कहा साइटो माने कोशिका, प्लाज्म माने सारा जो कोशिका में पानी डला है, कोशिका द्रव कहते हैं। केंद्र का द्रव ये भैया और भी कंपोनेंट है, सब कुछ मटेरियल को हम जीव द्रव्य कहते हैं। जो कोशिका आप देखते हैं वो पूरा का पूरा जीव द्रव्य कहलाता है। सर नहीं समझ में आया? हमने कि आइए जरा एक मैप पर देखते हैं हम। मेरे प्यारे साथियों अब ध्यान से समझ लें, पेटियां बांध लें, आज समझा दूंगा आपको। ये मैंने बताया था, ये क्या है बताओ? थम्स अप करो इस बात का। ये वाला ग्रीन लाइन, ये वाली मैंने बताया था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मेरे प्यारे साथियों ये वाली क्या है? हरी लाइन बीच वाली, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। थम्स अप करिए, इतनी बात तुम्हें पता है कि नहीं? मेरे प्यारे मित्रों आपको ये भी पता है कि सर एक बात हमें ये पता है, मैंने कहा इस वाली सेल ग्रीन लाइन से लेकर के ये वाली, जरा देखना इस चीज को, ये वाली मैंने लाइन खींची और इधर से लाइन खींची, ये दोनों के बीच में जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। समझते रहना। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया इसी में पड़ी है, ईआर इसी में पड़ा है, गोल्जी बॉडी इसी में पड़ा है, ये भैया वॉक्यूल इसी में पड़ा है, यहाँ पर भैया और वो पड़ा था आपका सेंट्रोसोम पड़ा था। ये पूरा का पूरा जल भरा है इसके अंदर। सवाल बना सर जल क्यों भरा है? हमने कहा आइए हम बताते हैं। सर जल इस वजह से भरा है, जो भी साथी समझ जाएंगे ना तो थम्स अप कर देना। मेरे प्यारे साथियों जल इस वजह से भरा है। कभी आपने कभी लैपटॉप परचेज किया है? बताइए, थम्स अप करिए। कोई भी चीज ऐसी परचेज की हो आपने, कभी मोबाइल तो परचेज किया होगा। जब मोबाइल परचेज किया है, लैपटॉप परचेज किया है, तो आप उसे फट्टे में बंद क्यों आता है? कभी सोचा है क्यों? इस वजह से आता है वो भैया लैपटॉप मेरे प्यारे विद्यार्थियों फूट ना जाए, हिले झुले नहीं। आप बताइए इसके अंदर यदि पानी ना भरा गया होता तो ये माइटोकॉन्ड्रिया टक्कर देती ईआर को? भैया देती कि नहीं? ईआर देता गोल्जी बॉडी को। आप जैसे ही चलते ना, आप दौड़ लगाते, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया ईआर में लगता, ईआर गोल्जी बॉडी में, सारा सिस्टम खराब हो जाता। इसके बीच में भैया ये पूरा का पूरा पानी भर रखा है मेरे प्यारे साथियों। कहां से कहां के बीच में? ये वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, याद रख लेना, इतना सिंपल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में जो जल भरा है ना, जिसमें ये सारा भैया बादाम किस्मस पड़े हैं, जिसे हम लाइको, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी कहते हैं, इसे हम भैया पूरे को साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। कभी कोशिका द्रव्य पूछा जाए तो क्या आंसर देंगे? भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच सर ये जो पूरा पानी मसाला भरा है उसे हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। साइटो माने कोशिका, प्लाज्मा माने पानी। पानी क्यों भरा है? पानी नहीं भरा होगा तो ये टक्कर नहीं बढ़ेंगे। थम्स अप करिए, इस बात को समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे साथियों? और मैं बता दूंगा आपको, अब बात आई क्या? न्यूक्लियर भैया प्लाज्मा किसे कहते हैं? हमने कहा गजबी बात कर दी। न्यूक्लियर के अंदर जरा देखिए, ये मैंने लाइन खींची, इधर से लाइन खींची, इसके अंदर भी तो पानी होगा। तो आप बताना डीएनए टक्कर किस में देगा? इस न्यूक्लियोलस में देगा। ध्यान से सुने मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों गुत्थम गुत्था कर देंगे। इसके अंदर भी पानी भर दिया है, इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब क्या आंसर होगा किसका?
अब भैया यदि जीव द्रव्य पूछा जाए तो साइटोप्लाज्म जोड़ देना, ये वाला लिखा है, मैं रेड पेन को चेंज कर रहा हूं, जरा देखिए, साइटोप्लाज्म को जोड़ देना और न्यूक्लियोप्लाज्म को जोड़ करके मिलता है प्रोटोप्लाज्म। थम्स अप कर दो भैया। अब तो मेरे प्यारे साथियों सारा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, साइटोप्लाज्म अलग है, न्यूक्लियोप्लाज्म अलग है। यहाँ डाउट रहता है, आज क्लियर हुआ कि नहीं? आइए एक मैप पर भी समझते हैं। ये पूरा माल मसाला पड़ा है भैया, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक के अंदर का माल मसाला उसे न्यूक्लियस कहते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। दोनों को जोड़ दिया जाता है, उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इंग्लिश भी जानते हो, थोड़ा पढ़ लो। इन भैया इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस ऑफ द सेल। मतलब क्या होगा भैया, साइटोप्लाज्म को जोड़ लो, न्यूक्लियस को जोड़ लो, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड द न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को भी शामिल किया जाता है। और साइटोप्लाज्म इधर पढ़ लेना भैया मेरे प्यारे साथियों। अंतर क्या है देखो, इट इज जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। मतलब भैया न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के जो बीच अंतर है, इसके और इसके बीच में जो अंतर है बीच वाले को, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म डज नॉट इंक्लूड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में क्या इंक्लूड नहीं होगा? न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं होगा। अब तो भैया थम्स अप कर देना मेरे प्यारे साथियों। साइटोप्लाज्म में डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होगा? न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं होगा। ये सेशन कैसा लगा साथियों? थम्स अप, लाइक, शेयर सब कुछ जो करना है भैया कर देना। मेरी रिक्वेस्ट आप सुन ली मैंने ये निवेदन किया था, बाद में कमेंट कर देना। जो आगे भैया कल जो देखे उसे देखें, समझदार हैं आप, जानते हैं भैया, कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। पूरा कंटेंट हम PDF का दे दें क्या नहीं दे दें, ये मैं कब से सोच रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। थम्स अप करके बता देना, दे देंगे भैया। और क्या है, ज्ञान इतना वैसे पैसे वाला ज्ञान है ये भैया, आपको पता होना चाहिए। ये 20,000 रुपया में हमने भी पढ़ा है, आपको ये ज्ञान फ्री में मिल रहा है भैया मेरे प्यारे साथियों। टेलीग्राम हमारा है, ज्वाइन कर लीजिए। मस्त रहिए, बिंदास रहिए सर। कल मिलते हैं सुबह 6 बजे।